ये वही जगह है जहां 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया, जिसका असर भारत ही नहीं पूरे महाद्वीप पर पड़ा। पलासी के युद्ध का स्मारक, वो युद्ध जिसने नवाबों के दुर्भाग्य की शुरुआत कर दी और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का बेताज बादशाह बना दिया। समय के साथ साथ इस लड़ाई के सारे सबूत नष्ट हो गए, सिवाय इस वट वृक्ष के। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की यादों में और इतिहास के पन्नों में आज भी उस राजनीतिक परिवर्तन की यादें ताजा हैं जो पलासी की लड़ाई के दौरान वजूद में आए थे। सत्रह सौ 7 में औरंगजेब की मृत्यु से मुगल साम्राज्य के बिखराव और विखंडन के संकेत मिलने लगे। इस दौरान जिन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, उन्हीं में मुर्शिद कुली खां की रहनुमाई वाला आजाद बंगाल भी शामिल था। मुर्शिद कुली खां को उसके राजस्व के बेहतरीन इंतजाम के लिए जाना जाता था। वो एक मामूली दीवान से सूबेदार और फिर बंगाल का राज्यपाल बन गया। सन 1705 के करीब वो अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले आया। तो ये जो मुर्शिदाबाद का जो शुरुआत हुआ, ये मुर्शिद कुली खां से हुआ और 1704 में जब मुर्शिद कुली खां आए थे तभी से शुरू हुआ था। तो मुर्शिद कुली खां के बाद उसके बाद उनके दामाद नवाब हुए सूजा खां, उनके बाद उनके लड़के आए सरफराज खां को मार के जब अलीवर्दी खां आए तो अलीवर्दी खां ने इसको पूरी तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजधानी बनाया था। मुर्शिदाबाद कासिम बाजार के नजदीक था, जो कि गांगेय व्यापार का मुख्य केंद्र था, और शायद यही बात थी जिसे ध्यान में रखकर मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी बना दिया। नई राजधानी में महल, सार्वजनिक कार्यालय और मजहबी इदारे धीरे-धीरे पनपने लगे, लेकिन कटरा मस्जिद के अलावा मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में बनी अन्य इमारतें वक्त की मार को झेल न सकीं। ये कटरा मस्जिद एक 54 मीटर ऊंचे चबूतरे पर कायम है। ईंटों से बनी यह मस्जिद गुंबद वाले 2 मंजिला कमरों की कतार से घिरी है। इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें थीं, जिनमें से अब सिर्फ 2 ही बची हैं। पूरब की तरफ से चढ़ने वाली 14 सीढ़ियों से होकर इस मस्जिद तक पहुंचा जा सकता है। मस्जिद की सीढ़ियों के नजदीक ही दफन हैं मुर्शिद कुली खां के पार्थिव अवशेष। मस्जिद से जुड़े कुछ बिना छत वाले कमरों को मदरसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मुर्शिदाबाद में नवाबों का एक छत्र राज्य करीब 50 साल ही चल पाया। इन नवाबों में नामवर रहे मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। नवाबी शासन के छोटे से दौर में भी इसका सामना कई बाहरी चुनौतियों से हुआ। जैसे अलीवर्दी के वक्त में मराठों ने आक्रमण किया
और सिराजुद्दौला के काल में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला कर दिया। बाहरी हमलों के अलावा भीतरी षड्यंत्र और नवाबों के दरबार में मौजूद गुटबाजी ने बंगाल के नवाबों की ताकत कमजोर कर दी। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में कायम की और फिर हुगली से वो कोलकाता चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जॉब चारनाक को मुगल बादशाह से 3 गांव लेने की इजाजत हासिल हो गई। ये थे सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर। इसके लिए उसे स्थानीय जमींदार को सिर्फ 1200 रुपए सालाना देने थे। कोलकाता नदी मार्ग के पास था और स्थानीय बुनकर तथा व्यापारी पहले से ही इस इलाके से तिजारत कर रहे थे। ये बात चारनॉक की नजरों में चढ़ गई और उसने पैर पसारते ब्रिटिश कारोबार के केंद्र के रूप में कोलकाता को चुन लिया। मुगल सम्राट की इजाजत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में कंपनी के कारोबार को संरक्षण देने के बहाने फोर्ट विलियम बना लिया। लेकिन कंपनी की लगातार बढ़ती कारोबारी दिलचस्पी और खासकर कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यापारिक रियायतों के दुरुपयोग जैसी घटनाओं से कंपनी और नवाबों के रिश्तों में खटास आने लगी। जब कारोबारी रियायतों की गलत इस्तेमाल से संबंधित शिकायत का कोई जवाब नहीं मिला तो सिराजुद्दौला ने अचानक 1756 में फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने कर्नल रॉबर्ट क्लाइव की सरपरस्ती में चेन्नई से और सिपाही भेजकर कोलकाता को दोबारा हासिल कर लिया। मगर बदकिस्मती से मुर्शिदाबाद में नवाब के दरबार में ही सिराजुद्दौला के तख्ता पलट का षड्यंत्र चल रहा था। घोषती बेगम, मीर जाफर और जगत सेठ तथा ओमी चंद जैसे व्यापारियों ने धोखा देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से हाथ मिला लिया। इस षड्यंत्र से बेखबर सिराजुद्दौला चंदन नगर के फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को पछाड़ने की कोशिश में लगा था। (1757) में पलासी के मैदान में जो लड़ाई हुई उसे अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से जीत लिया। मोहनलाल और मीर मदन जैसे नवाब के विश्वस्त सैनिकों के बलिदान मीर जाफर और अन्य षड्यंत्रकारियों के आगे नाकाम हो गए। सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारकर उसे कत्ल कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बतौर इनाम बंगाल की नवाबी सौंप दी। 1757 और 1765 के बीच नवाबों से लगातार रियायतों की नाजायज मांगे की जाती रहीं और वे इन्हें रोकने के लिए कुछ भी न कर सके। नवाब मीर कासिम ने कंपनी के अधिकारियों के चंगुल से छूटने की आखिरी कोशिश की, मगर 1764 में वो कंपनी से बक्सर की लड़ाई हार गया। पलासी की लड़ाई से हासिल सैन्य नियंत्रण को उस वक्त वैधता प्राप्त हो गई जब 1765 में शाह आलम ने बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। धीरे धीरे निजामत और खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता आ गया। 1775 में कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया कि बंगाल के नवाब के पास प्रभुसत्ता संबंधी कोई ताकत नहीं रही। अलीवर्दी खां के मरने के बाद उनके जो डॉटर सन थे सिराजुद्दौला, उनके साथ बैटल ऑफ पलासी होने के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज शुरू किया है।
1765 में उनको पूरी दीवानी वो लोग मुग़ल से ले चुके थे और बंगाल से उसकी राजधानी उठाकर वो कलकत्ता ले गए 1773 में। उसके बाद यहाँ जो नवाब लोग गुजरे रहे, उसके बाद जो लोग आए सब मिर्ज़ा जाफ़र के ख़ानदान से और एक के बाद एक लोग नवाब होते रहे। ये सिलसिला 1829 तक चला। उस वक्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नवाब थे नवाब नाज़िम हुमायूं जा, मिर्ज़ा जाफ़र के 5वें पुष्प में से थे, 5th जनरेशन में से थे। उन्होंने ये हज़ारतुअली पैलेस को उन्होंने बनवाया था। ये प्रभावशाली इमारत 3 मंजिला है और इसमें 50 कमरे और गैलरियां हैं। साथ ही 1000 से ज्यादा वास्तविक तथा छद्म दरवाजे हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा हजारद्वारी। इस महल में हथियारों, तैलचित्रों, परिधानों, रिकॉर्डों और फरमानों का संग्रह है जो 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का है। पलासी के बाद गतिविधियों का सिलसिला भागीरथी नदी से हटकर हुगली पर आ गया, जहां कोलकाता बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी के रूप में उभर रहा था। अपने उदय की 100 वर्ष की अवधि में कोलकाता दलदल के शहर से महलों का शहर बनने की राह पर था। ये कारोबार की परिधि से भी बाहर निकलकर लगातार विस्तार पा रहा था। ये हैरत की बात है कि कोलकाता नामक वो बस्ती जहां चौरनौक अपने सिर्फ 30 सिपाहियों के साथ आया था, उसके साम्राज्य के विस्तार का जरिया बन गई। कंपनी और इसके अधिकारियों के दफ्तर यूरोपीय अंदाज में बनने लगे। ऐसी कई इमारतें आज भी मौजूद हैं, खासकर गवर्नर हाउस, लाल दीघी नामक बड़ा तालाब और राइटर्स बिल्डिंग, जो आज भी अंग्रेजों के राज की याद ताजा करती हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक क्षेत्रीय शासक के बतौर जम गई, तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार का एक अभेद्य हथियार बन गई। कंपनी बंगाल से देश के अन्य राज्यों की तरफ पैर पसारने लगी। अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम, मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान, मराठों, पंजाब के सिखों और अन्य कई शासकों को
अंग्रेजों की ताकत और चालबाजियों के आगे समर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों का सिद्धांत था कि अपना लक्ष्य हासिल करो, चाहे रास्ता सही हो या गलत। लिहाजा 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का एक ऐसा शासक बनकर उभरी जिसकी प्रभुसत्ता के बारे में कहीं कोई शंका शेष नहीं थी। लेकिन अभी भी भारत का करीब 40% हिस्सा स्थानीय शासकों की रहनुमाई में आजाद बना रहा। इन भारतीय इलाकों को हड़पने की कोशिशों का बाकायदा पुरजोर विरोध होता रहा। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के नुमाया विद्रोह से पहले भी भारत के कई हिस्सों में कई नामवर विद्रोह होते रहे और ये साबित करते रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में नफरत कूट-कूट कर भरी है। ऐसा ही एक विद्रोह अंग्रेजों के एक एजेंट देवी सिंह के खिलाफ हुआ, जिसे दिनाजपुर और रंगपुर से राजस्व इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया था। देवी सिंह जिस तरह से ताकत के जोर पर राजस्व इकट्ठा किया करता, उससे सहनशील और सीधे साधे किसानों ने भी हथियार उठा लिए। बालू का ढेर फिर से बना माटी रे, जागिरे जागिरे जागिरे। इस विद्रोह को दबाने के लिए सिपाहियों को तलब किया गया और इसके बाद निर्मम कत्लेआम शुरू हुआ। जिले के अंग्रेज सदर मिस्टर गुडलैट ने इसे बंगाल की सबसे नुमाया और सबसे गंभीर विद्रोह की संज्ञा दी। वसूली की क्या सूरत है? सर, सूरत हाल बहुत ही नाजुक और पेचीदा है। कोई भी किसान लगान देने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसी बात है तो उन पर थोड़ी सी सख्ती ज्यादा करो। उधर दिल्ली में मुगल अपने भारी भरकम खिताब और सिंहासन संभाले हुए थे, मगर 1857 के गदर के कुचल जाने के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। अब बादशाह की ताकत का दायरा सिमटकर दिल्ली के लाल किले की दीवारों के भीतर ही रह गया। मुगलों की ताकत खत्म होने के साथ ही कोलकाता भारत में सियासी ताकत का असली केंद्र बन गया। (1858) में ब्रिटिश ताज ने भारत में मौजूद ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासन कंपनी अधिकारियों से अपने हाथ में ले लिया और इस तरह कोलकाता ब्रिटिशों के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र की राजधानी बन गया।